सबने ज्वाइन कर लिया है तो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। आप लोग क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो फोटोशॉप मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने ओपन कर रखा ऑलरेडी। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद पिछली क्लास में हमने बात की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कलर चेंज किया था, कुछ सिलेक्शन किया था, ड्रेसेस का, हेयर्स का कलर चेंज किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने भी किया था, तो उसमें सिलेक्शन थोड़ा सा अच्छा और करोगे ना तो और बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स टूल्स के बारे में। तो फाइल न्यू, एक नई फाइल बनाते हैं। और वेब साइज में ले रहा हूँ, मैं वेब साइज क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसमें 1024 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 786, यानी कि जो हमारा मॉनिटर है ऑलमोस्ट उसके बराबर इक्वल स्क्रीन है। तो मैं जो भी काम करूँगा एक्चुअल साइज पे करूँगा, ठीक है। आर्टबोर्ड अभी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, मुझे आर्टबोर्ड की ऑप्शन नहीं चाहिए। और क्रिएट किया, एक फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो बैकग्राउंड लेयर है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं आगे एक नया लेयर बना रहा हूँ ब्लैंक, ठीक है। मेरा डबल क्लिक हो गया। सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, ये बता चुका हूँ मैं आपको। सिलेक्शन बता दिया, ठीक है। तो मैं उससे आगे ठीक है, तो मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ कि सपोज अब मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल टी के बारे में। कंट्रोल टी प्रेस करने से ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स की ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ से एक एलिप्टिकल मार्की टूल लिया और एक एलिप्स ड्रॉ कर दिया। इसमें रेड कलर फिल करना है तो यहाँ क्लिक किया और रेड कलर कर दिया, फोरग्राउंड कलर। ऑल्ट बैकस्पेस के साथ इसमें कलर फिल कर दिया। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दी 60% तक। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टूल को ऑन करते हो तो ये इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर आ रहे हैं। या आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे इस तरीके के बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ आ जाएगा ये, ठीक है। ये इसका एंकर पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि हम इसे रोटेट करेंगे अगर, तो इस सेंटर पे कंपास यूज करते हैं, कंपास कहीं प्लेस करते हैं तो सेंटर के हिसाब से मूव करता है, तो यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप हमें क्या ऑप्शन देता है कि इस सेंटर पॉइंट को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो इसे मैंने इसे ड्रैग किया और यहाँ ले आया। अब इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। अब मुझे करना क्या है कि थोड़ा सा मूव करता हूँ हल्का सा। तो मैंने राइट साइड में हल्का सा मूव कर दिया और कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद क्या हुआ कि अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी प्रेस करूँगा। एक सेकंड, क्या हो गया ये, हाँ जी, स्क्रीन शेयर तो हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं करता हूँ फिर से, है ना, मैंने पूरी कर रखी है। अच्छा, मैंने गलती कर रखी है ना कि इनको पिन कर रखा है, इनको अनपिन करना पड़ेगा ना। अब मैं दिखूंगा। अब आपको दिख रहा है फोटोशॉप? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है अब? अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे को तो, मैं तो पूरी शेयर कर रहा हूँ, उसको भी दिख रही है। दिख रहा है अब? ठीक है, यही तो मैं कह रहा था, फुल स्क्रीन हो गया है। अब दिख रहा है फोटोशॉप? ग्रेट, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करता हूँ कि फोटोशॉप ओपन किया तो इस तरीके की एक फाइल बना ली मैंने। ये बैकग्राउंड लेयर है, लॉक्ड है,
तो मैंने एक लेयर न्यू क्रिएट करी यहाँ से, न्यू लेयर आइकन पे एक एलिप्टिकल मार्की से मैंने एलिप्स ड्रॉ किया। इस एलिप्स के अंदर मैं रेड कलर फिल करूँगा, तो मैंने शॉर्टकट की आपको लिखवाई थी ऑल्ट बैकस्पेस। तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैकस्पेस यूज़ किया। यहाँ से मैं इसकी फिल की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ, तो मैंने यहाँ से रिड्यूस कर दी 60% तक। ठीक है, 60% तक ओपेसिटी रिड्यूस करने के बाद ये छोटा सा एंकर पॉइंट आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ तो ये इस एंकर पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और मैं इसे फ्लावर बनाना चाहूँ तो मैं इस एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ नीचे ड्रैग कर दिया, तो जैसे कंपास लगाते हैं ना यहाँ, तो ये कंपास यहाँ फिक्स कर दिया, अब ये इसके अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके चारों तरफ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं कौन सा की कॉम्बिनेशन प्रेस करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो ये देखो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से बन रही हैं, लेयर्स बनती जा रही हैं और उसकी ऑप्शन बनती जा रही है। तो ये देखो इस तरीके से एक फ्लावर बन गया। ठीक है, आप इसमें कोई भी डिज़ाइन, अब ये मल्टीपल लेयर्स बन गई राइट साइड लेयर्स पैनल में। तो इस लेयर्स पैनल को मैं सबको पहली लेयर सेलेक्ट किया, अब नीचे जाता हूँ स्क्रॉल करके और शिफ्ट के साथ नीचे लेयर 1 पे क्लिक किया, तो ये सारी लेयर सेलेक्ट हो गई एक्सेप्ट दिस बैकग्राउंड लेयर, मैंने सेलेक्ट नहीं की, लेयर 1 पे क्लिक किया था शिफ्ट के साथ। नाउ आई विल प्रेस कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है, मर्ज कर देता है जितनी सेलेक्टेड लेयर्स होती है, तो ये एक लेयर पे आ गया सब कुछ। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑन किए और यहाँ से मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ और मैं इसको भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें। ठीक है, अब यहाँ गैप ज़्यादा आ रहा है और बाकी में गैप फिक्स आ रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट किया था और एंड तक ले जा रहा हूँ तो लास्ट में गैप अनइवन आ रहा है। यहाँ तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन लास्ट में अनइवन आ रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो हमें एंगल जो लेना है वो 360 डिग्री को पूरी तरह डिवाइड कर दे, क्योंकि सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्रीज को जो भी एंगल कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी उसका शेषफल जो है 0 आना चाहिए। तो जब 0 आएगा ना तो वो परफेक्ट एंड में मैच करेगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे और यहाँ से मूव किया, तो मैंने एंगल ले रहा हूँ 60 ले लेते हैं। 60 डिग्री उसको 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। तो साइड में एंगल लिखा आ रहा है ना 54, 55, 57, 8, 9, 60, तो ये 60 डिग्री मैंने ले लिया। ठीक है, और इसे एंटर प्रेस कर दिया, तो 60 डिग्री मैंने मूव किया। अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी प्रेस कर रहा हूँ तो 60 डिग्री जा रहा है। तो आप देखोगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, तो लास्ट में जो कम ज़्यादा की दिक्कत थी वो नहीं आई। तो आप वो एंगल लोगे 30 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, वो एंगल्स ले सकते हो जो 360 डिग्री को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। इसको मैंने डिलीट कर दिया, एक नया लेयर बनाया। अब एक रंगोली बना के दिखाता हूँ अच्छी सी। तो यहाँ शेप टूल में गए और कस्टम शेप में जाते हैं, तो यहाँ आपके पास बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारी शेप्स नहीं है तो ये छोटा सा सेटिंग्स का बटन है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो और यहाँ से ऑल पे क्लिक करना है। ऑल क्लिक करने के बाद न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं, ओके, कैंसिल एंड अपेंड। ओके क्या करेगा, इनको रिप्लेस कर देगा, जो एग्जिस्टिंग है इन सबको रिप्लेस करके सारे के सारे नई चीज़ें ला देगा। हालांकि ये कॉमन नहीं रहेंगी इसमें। कैंसिल करने से ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा, अपेंड करने से वो कैटेगरी इसमें ऐड हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, अपेंड करना होता है। तो मैं तो ऑल सारे की सारी ऐड कर रखे, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, आप लोगों को अपेंड करना है। ठीक है, तो मैं कैंसिल करता हूँ इसको और यहाँ से कोई भी आर्ट वर्क ले लेते हैं जो हमें पसंद आए, जिसको हम रोटेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ क्या लिया जाए, ये लेता हूँ लीफ। ठीक है, ये ले लिया। इसके अंदर जब हम शेप टूल से कोई भी शेप लेते हैं कस्टम शेप से, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है। प्रॉपर्टी से मैंने चूज़ कर ली शेप। शेप चूज़ करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रही पाथ, तो पाथ को आपको कर देना है पिक्सल में। ये तीनों के दोनों ऑप्शन के बारे में बाद में बताऊँगा, अभी आप फिलहाल पिक्सल में कर देंगे इसको और इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बन गई एक शेप, न्यू लेयर पे बनाया है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लिया, ठीक है, ऑल्ट के साथ इसे ड्रैग किया, अब इसे मूव किया, तो मैं इसको 30 डिग्री के आसपास कर दूंगा इसको।
30.3 जा रहा है, फिर दिक्कत करेगा। तो जितना परफेक्ट होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, तो ये परफेक्ट आ गया। ठीक है, इन सब लेयर्स को मर्ज कर दिया। एक और लेयर बनाते हैं। अब इसके चारों तरफ कुछ और लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से शेप टूल में गए, यहाँ से कुछ और ले लेते हैं, कोई और आर्ट वर्क। ठीक है, ये से लेट से फ्लावर ले लिया ये, तो इसको बनाता हूँ। स्पेस बार प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लगा दिया इसे, ये बन गया। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में ले जाता हूँ और इसे मूव किया यहाँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी इसमें, मुझे लग रहा है, तभी ऐसा आया। क्या, कोई नहीं, आप इसको परफेक्ट मैच कर लेना, एंगल का ध्यान रखना, तो सही हो जाएगा। इसको बना के पूरे को भी मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, कंफर्म कर दिया। और कोई आर्ट वर्क लेना चाहो तो यहाँ से आप मल्टीपल आर्ट वर्क ले सकते हो, बने हुए डिज़ाइन। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने से भी बना सकते हो, उन बनाए हुए डिज़ाइंस को भी मूव कर सकते हो। चलिए ये ले लेते हैं, क्या लूँ, क्राउन ले लेते हैं। हालांकि इसको बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप गाइडलाइंस अभी आपको बताई नहीं ना मैंने, तो गाइडलाइन लगा करके करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे गाइडलाइंस लगा देंगे यहाँ से सेंटर पॉइंट ले करके, तब एकदम परफेक्ट आएगा। वो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने गलती से सेम लेयर बना दिया, तो क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर दिया उसको, मूव टूल लिया, इसको ले आए ऊपर। कीबोर्ड से ही मूव कर सकते हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है इसको भी इसके सेंटर में लगा दिया। ये सेंटर पॉइंट सही नहीं बैठा हुआ ना, इसलिए दिक्कत आई होगी। ये तो दोनों जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सबका सेंटर पॉइंट सेम आना चाहिए। ये मैंने सब गड़बड़ कर दिया। एनीवेज इसको फिक्स भी कर दूंगा, कंट्रोल ई प्रेस किया, इसको आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप और ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइंस बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ नई, वेब साइज़ की, वेब मिनिमम की। न्यू लेयर लिया, इमेज लगा रहा हूँ, सपोज ये इमेज है। जब भी किसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरीके से कॉर्नर्स बने आते हैं। कंफर्म कर दिया इसको। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से आती है, तो राइट क्लिक करके इसको मैं रेस्टराइज कर देता हूँ, तो नॉर्मल लेयर बन गई। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये दोनों लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी प्रेस करने से क्या होगा कि इसमें ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ गए। अब राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने से देखो ऑप्शन चेंज हो गई। इससे पहले जब हमने राइट क्लिक किया था तो उसमें लेयर सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही थी, बट आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल टी ऑप्शन हैज़ बीन चेंज्ड। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। आज हम इन्हीं ऑप्शंस की बात करेंगे सारी, जिसमें से मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बता दिया कि हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। सेकंड ऑप्शन आता है स्केलिंग। तो यहाँ से स्केल करने से क्या होता है कि हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी इमेज को, किसी भी जगह से। ठीक है, और आप ऑल्ट प्रेस कर लोगे तो अपोजिट साइड से भी बड़ा छोटा होगा। जैसे ऐसे नॉर्मल एक ही तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है, अगर आपने ऑल्ट प्रेस करके करा तो दोनों साइड से ऊपर नीचे से बड़ा हो रहा है। ठीक है, और कॉर्नर से करोगे ऑल्ट के साथ तो ऑल फोर साइड से बड़ा छोटा होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल टी प्रेस करना है, राइट क्लिक करोगे, स्केल पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अभी इस आप बोलोगे कि जी ये तो देखो, इसे कैंसिल करता हूँ। आप कहोगे कि स्केलिंग तो हम ऐसे भी कर पा रहे हैं,
तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अभी मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, रोटेट, हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने रोटेट करके दिखाया कि एक्सिस पे भी आप रोटेट कर सकते हैं, और आप अगर इसको चेंज करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट, तो आप यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एक ही काम को कई तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड आता है स्क्यू। स्क्यू क्या करता है कि इसको अलाउ करता है कि साइड वाइज अप डाउन करने के लिए, यहाँ से किसी भी इमेज को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, फिर आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट अलाउ करता है किसी भी इमेज को ऐसे फ्लैट ऊपर नीचे कर दिया, मतलब पूरी तरह डिस्टॉर्शन कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ, हाँ अभी मैं बना के दिखाऊंगा डिज़ाइंस, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं, और मैं इनसे बना के दिखाऊंगा चीज़ें, अभी बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक है। इसे कैंसिल करते हैं तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस किया, अगेन राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव देखो यहाँ से अब मैं इसको 3D लुक दे दिया, ये ऐसे। अगर वॉल के ऊपर मुझे कोई सीनरी लटकी दिखानी है जो कि नई थी और वॉल ब्लैंक थी, तो मैं फोटोशॉप से बाद में उस वॉल पर सीनरी लगा सकता हूँ, उसका टेक्सचर चेंज कर सकता हूँ, इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके रैप। वैप क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी शेप को इस तरीके से यूज़ कर लें, ऐसे फ्लिप भी कर, देखो इस तरीके से घुमा दिया, ऐसे रैप कर गई इमेज। तो इमेज को हम पेपर की तरह ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद है रोटेट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घुमा देगा इसको। राइट क्लिक किया, रोटेट क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अनुसार। फिर उसके बाद है रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है, उससे रिवर्स। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलेगा घड़ी से, क्लॉकवाइज मतलब जैसे सुइयां चलती हैं जिस डायरेक्शन में उस तरीके से। तो काउंटर क्लॉकवाइज करूँगा, वापस सीधा हो जाएगा, सीधा हो गया, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया, और फ्लिप वर्टिकल से फ्लिप वर्टिकल हो गया। तो ये सारी की सारी ऑप्शन से में अब हम डिज़ाइंस बना के देखते हैं कि हम अपने डिज़ाइंस में इन सबको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऊपर से स्केलिंग से ही और ये रोटेट स्क्यू से, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे कि जैसे यही इमेज है, इस इमेज को मैं एक 3D टनल के बनाना चाहता हूँ, ठीक है। 3D टनल बनाते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लिया इसको साइज़। अब यहाँ कंट्रोल टी प्रेस किया, नहीं पहले ना इसकी डुप्लीकेट लेयर्स बना लो 4। तो ये इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की लिखवा रही, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज़ द शॉर्टकट की टू मेक डुप्लीकेट लेयर्स। इफ़ आई हैव नॉट सेलेक्टेड एनीथिंग, इन दैट केस इट विल मेक ए डुप्लीकेट ऑफ एंटायर लेयर। अगर कुछ सिलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग, तो ये पूरी लेयर के डुप्लीकेट बन गई। एक बार प्रेस किया कंट्रोल जे तो एक लेयर बन गया, दूसरा, तीसरा, तो ना है 4 इमेजेस, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो एक के ऊपर एक है ये, तो इसलिए दिख नहीं रही है, ठीक है। अब मुझे करना क्या, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, और जाता हूँ पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ मैंने इसे एक्सपैंड किया, तो ये इसे मूव कर दिया। इसे अब ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑन कर लेना, जिस भी चीज़ पे, जिस भी आर्ट वर्क पे क्लिक करोगे उसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, और इस बार फिर से मैंने कर दिया पर्सपेक्टिव, इसे मूव कर दिया, कंफर्म कर दिया। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, अभी सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, तो छत लगा दी है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में गए और बॉटम वाला उठा दिया। तो इस तरीके से देख रहे हो 3D लुक आ गया इसमें अंदर की तरफ जाता हुआ। तो आप किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से बना सकते हो। एक्यूरेसी बनाओगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो एक्यूरेट बनेगा। एक और फाइल बनाते हैं, एक लेयर बना लिया। इस बार क्या बनाए, एक इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को राइट क्लिक किया, रेस्टराइज कर लिया, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना ली, ठीक है।
और इसके लेवल्स अगर कम करना चाहो तो कर सकते हो, कंट्रोल एल होता है लेवल्स के लिए। डार्क करना है, लाइट करना है तो ब्राइट कर देते थोड़ा सा, और इसके लेवल्स डाउन करता हूँ। एक को ब्राइट कर दिया, एक को डार्क कर रहा हूँ। कंट्रोल एल, हाँ लेवल्स के लिए। तो एक जगह ब्राइट कर दिया, लेवल्स की अलग से भी क्लास कराऊंगा, अभी बस ऐसे यूज़ कर लिया है हल्का सा। या कोई फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे फिल्टर लगा देंगे। ब्लर कर दो, तो ब्लर में गए गॉसियन ब्लर कर दिया, जैसे ब्लर कर सकते हैं, ओके कर दिया। जितना भी ब्लर है तो ब्लर हो गया। बेसिकली ऊपर वाली इमेज को नीचे से थोड़ा सा अलग करना है, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्शन बनाया, इसके फेस पे काम करना चाहता हूँ एक्चुअली, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ फेस तक। अब यहाँ से सिलेक्शन बनाया हाफ, इस ये लेयर सिलेक्टेड है ऊपर वाली, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी से क्या कट एंड पेस्ट हो गया। तो ये एक हाफ लेयर इधर पहुंच गया और हाफ इधर है, ये हाफ इधर है और हाफ इधर है। अब इस पे प्रेस किया कंट्रोल टी, राइट क्लिक किया वार्प, यहां से निकाल दिया इसको। तो इस तरीके से आ गया। इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया वार्प, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। यहाँ पे अलग से जिप भी लगा सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा कैसे पाथ पे लगा सकते हैं चीज़ें। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से आप क्रिएटिव बना सकते हो वार्प टूल यूज़ करके। रोड को ऐसे कर दिया, नीचे बीच में रोड जा रही है माउंटेन्स के बीच में, तो उसमें और रास्ता खोल दिया। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव डिज़ाइन आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और वार्प यूज़ करना है। मैं और डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। एक 3D क्यूब बनाते हैं। तो 3D क्यूब बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे। तो लेयर तो बनानी ही पड़ेगी जब तक फोटोशॉप में आप काम कर रहे हो। यहाँ से ऑप्शंस में गए, 3D क्यूब बनाने के लिए हम पॉलीगन लेंगे। पॉलीगन लेंगे 6 साइड्स का, जिसकी 6 साइड्स हो, और यहाँ से होगा पाथ। तो बनाना स्टार्ट किया, तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ माउस से, स्ट्रेट कर सकता हूँ, जैसा मर्जी बनाना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। यहाँ से पाथ लोगे आप, ठीक है। तो ये पाथ लिया, स्पेस बार से इसको मूव कर सकते हो, तो ये पाथ बन गया। अब मुझे इस पे ब्रश के स्ट्रोक देने हैं। अगर मैं ब्रश वैसे लेता हूँ नॉर्मली, थोड़ा साइज छोटा करता हूँ ब्रश का साइज आप यहाँ से छोटा कर सकते हो। ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट शॉर्टकट की होती है। फोरग्राउंड कलर रेड है क्योंकि, तो रेड चलेगा। अगर मैं हाथ से बनाता हूँ तो मेरी थोड़ा सा हैंड थोड़ा जिगजैग हो सकता है, तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैंने ये पाथ से पॉलीगन बनाया है, और इस पॉलीगन के ऊपर मैं डी प्रेस करता हूँ, डिफॉल्ट कलर ब्लैक कलर की लाइनिंग चाहिए। अब यहाँ से मैं पेन टूल लेता हूँ, क्योंकि इस पाथ के ऊपर मुझे ब्रश का स्ट्रोक देना है। तो पेन टूल लिया, कहीं भी राइट क्लिक करूँ, ज़रूरी नहीं लाइन के ऊपर, कहीं भी राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक पाथ। क्योंकि ब्रश का मैं साइज़ पहले डिफाइन कर चुका हूँ, ब्लैक कलर फोरग्राउंड कर चुका हूँ, तो ब्लैक कलर का जो ब्रश का साइज़ मैंने पहले डिफाइन किया था उतने का स्ट्रोक आएगा। तो यहाँ से आपको ब्रश चूज़ कर लेना है और इसे ओके कर देना है। लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो देखो ब्लैक कलर की लाइन आ गई एकदम स्ट्रेट और परफेक्ट। तो मुझे ड्रैग करके बनानी नहीं पड़ी। हम पाथ के ऊपर स्ट्रोक दे सकते हैं कैसे, कि पहले ब्रश को डिफाइन करेंगे साइज, फिर उसके बाद ब्रश का कलर कौन सा चाहिए वो कलर रखेंगे फोरग्राउंड, देन हम पेन टूल लेकर के राइट क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पाथ करेंगे। स्ट्रोक पाथ करने से जो ऑप्शंस निकलेंगे उसमें ब्रश सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये ब्रश का स्ट्रोक आ गया। अब इस पाथ को मुझे डिलीट करना है, तो ए प्रेस करूंगा, डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा, डिलीट हो गया। तो ये देखो ये बन गया एक क्यूब। अब इस ये बना हमारा पॉलीगन, ठीक है, 6 साइड बन गया हेक्सागन। अब इसको मुझे क्यूब की शेप बनानी है, तो यहाँ से ब्रश टूल अगेन दोबारा से लिया, क्लिक किया इस कॉर्नर को, सारे कॉर्नर्स को आपस में मैच कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब मैंने यहाँ क्लिक ब्रश टूल ले करके यहाँ क्लिक किया, अब शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ऊपर में क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दिया तो स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। इरेजर टूल लेते हैं और अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो इरेजर की ओपेसिटी पूरी 100% रखेंगे और साइज ब्रश का थोड़ा सा छोटा करूँगा। यहाँ से भी कर सकते हो आप, हार्डनेस पूरी 100%, हार्डनेस कर देंगे 100% क्योंकि ये ब्लर हो जाएगा एंड
तो यहाँ से थोड़ा सेट किया इसको, तो इरेज कर दिया। तो बीच में जो लाइंस आई हैं इनको इरेज कर देंगे तो एक क्यूब बन गया, देखो 3D कितना आसानी से। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में से 3D क्यूब बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्यूब बना दिया मैंने, किससे? पॉलीगन से, ठीक है। अब इसमें मुझे इमेजेस लगानी है ऊपर नीचे, इसमें और ज़्यादा डेप्थ लाने के लिए। तो 3 साइड है तो 3 इमेजेस ले लेते हैं। 1 2, कंट्रोल के साथ मैं 3 इमेजेस सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। 3, तो ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया। तो फर्स्ट इमेज को कंफर्म किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया। तीनों इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और रेस्टराइज कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करके इनका साइज भी एक साथ ही छोटा कर देता हूँ सबका। वो ना, जैसे हम कभी भी इमेज ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए हमें एक अलग प्रोसेस होता है। तो अभी क्योंकि हमारी सेकंड क्लास है तो मैं अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ 2-3 क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। बहुत ही यूजफुल चीज़ है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। बट ये है कि हम उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते इमेज को जब तक वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको मैं इसीलिए रेस्टराइज कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के मैं 2-3 क्लासेस में बहुत ही उसको बताऊंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मतलब आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कितने एडवांटेज है उसके, ठीक है। लेकिन अभी वो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एक्चुअली, एज वी आर टेकिंग ओनली सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी बस ये मैं जो करना चाहता हूँ आज आपको जो सिखाना चाहता हूँ कि कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो ये जो ऑप्शंस आती हैं इनसे क्या हो सकता है। किसी टूल की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इन ऑप्शंस को हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे ये इस पर फिक्स करनी है इमेज, तो मैं यहाँ लगाता हूँ इसको, साइज इसका थोड़ा सा ऊपर किया और कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ से स्क्यू कर देंगे इसको। देखो स्क्यू, स्क्यू क्या करेगा, हमें अलाउ कर देगा ऊपर ले जाने के लिए, तो ऐसे लेंगे, ठीक है। अब राइट क्लिक करता हूँ, स्केल। अब यहाँ पे आप स्केल में देखोगे कि ये डिफरेंस है इस स्केल में और नॉर्मल स्केलिंग में। अब ये इसी डायरेक्शन के हिसाब से छोटा करेगा इसको, देखो, देख रहे हो। अगर आप नॉर्मल स्केलिंग करते तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कंफर्म कर दिया। अब यहाँ दूसरी इमेज लगाते हैं, ऊपर रखाएंगे, इसको यहाँ लगा देता हूँ। थोड़ा इसकी विड्थ, इसकी हाइट जो है एकदम परफेक्ट कर दी, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ से गए स्क्यू, स्क्यू में इसको ऊपर कर दिया। थोड़ा नीचे कर दिया हल्का सा, एंटर प्रेस कर दिया या टिक मार्क पे कर दो। अब यहाँ लगाना ऊपर, कैसे लगाएंगे बताओ, कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे कंट्रोल टी में से, बताओ कौन सी ऑप्शन यूज़ करूँगा ऊपर लगाने के लिए। मैंने सारी बताई आपको। और कोई बताओ, और कोई बताओ। इन्होंने बताया रोटेट होगा, रोटेट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और शॉर्ट तरीका बताऊंगा। कोई और किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा हो? देखो इसमें डिस्टॉर्ट यूज़ करेंगे। डिस्टॉर्ट हमें अलाउ करता है कि किसी भी एंकर पॉइंट को किसी से भी मैच कर दो, तो हमें रोटेट नहीं करना पड़ा इस केस में और टाइम सेव हो जाएगा। देख रहे हो, बताया था अभी आपको। तो डिस्टॉर्शन कर देंगे इसका, कितना आराम से लग गया। अब क्योंकि हमारी ग्रिल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो ग्रिल वाली जो लेयर है इसको सबसे ऊपर ले जाओ टॉप पे, ये विजिबल हो गई, ये बन गया। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट दे देते हैं, रेडियल। अगर इसमें ड्रॉप शेडो का डेप्थ देना है तो एक लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर और यहाँ से ब्रश टूल लिया सॉफ्ट एजेस के साथ, कलर ऊपर ग्रे कर देते हैं लाइट। तो एक हल्की सी फील आ रही है ड्रॉप शेडो की, और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं इसको। ये 3D नहीं है सॉफ्टवेयर ना, 2D सपोर्ट करता है तो फ्लिप नहीं कर सकते। फ्लिप हम करेंगे इलस्ट्रेटर में कर दूंगा, इलस्ट्रेटर के अंदर मैं पूरा मूव कर दूंगा, इसको गोल घुमा दूंगा, ऊपर नीचे सब कर दूंगा। लेकिन फोटोशॉप के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें 3D आ गई ऑप्शन, 3D लेकर के उससे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कि फ्लैट डिज़ाइन बन रहा है। लेकिन हमने ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि ये 3D बन रहा है, लग रहा है। अभी मैं 1-2 और डिज़ाइन बनाता हूँ जिससे आपको फिर से 3D की फील आएगी। देखो और यूज़ करते, 1-2 एग्जांपल और लेता हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक वेबसाइट लिया,
एक लेयर बनाई, एक 3D रील बनाता हूँ, ठीक है। 3D रील बनाते हैं। 3D रील बनाने के लिए ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देंगे कि 3D है। तो यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर मार्की से एक न्यू लेयर पर सिलेक्शन बनाया, टॉप पर ब्लैक कलर ले आया। इस ब्लैक कलर को फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव किया। तो अब मेरे पास एक लेयर में एक रेक्टेंगल बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब रील का इफेक्ट लाने के लिए इसके चारों तरफ छोटे छोटे बॉक्सेस चाहिए, चारों तरफ नहीं, अप और डाउन, ठीक है। तो ऊपर और नीचे मुझे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रश यूज़ करूँगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊँ और फिर उसमें वाइट कलर फिल कर दूँ और फिर उसी कॉपीज़ लगाता चला जाऊँ, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप यहाँ से ब्रश टूल लोगे, ब्रश के अंदर हमारे पास होते हैं स्क्वायर ब्रशेज़। तो स्क्वायर ब्रशेज़ आपको मिलेंगे लेगेसी ब्रशेज़ में। तो पहले आपको लेगेसी ब्रशेज़ ओपन करने हैं। तो लेगेसी ब्रशेज़ ओपन करने के बाद आप जाओगे, जब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेंगे इसमें लेगेसी में ये रहे। तो लेगेसी ब्रशेज़ में आपको मिलेंगे स्क्वायर ब्रशेज़, ये रहे स्क्वायर ब्रशेज़, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रशेज़ में से कोई सा भी 8 पिक्सल 9 पिक्सल, तो 10 पिक्सल वाला साइज़ ले लिया। तो 10 पिक्सल थोड़ा छोटा लग रहा है तो साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा कर लिया। आप ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्लैक कलर क्योंकि फोरग्राउंड में है, लेयर मेरी ये सिलेक्टेड है, तो मैं अगर चलाता हूँ इसको तो ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ हो रही है। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर यहाँ क्लिक करता हूँ और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए वाइट कलर की लाइन, क्योंकि वाइट कलर के बॉक्सेस चाहिए। तो मैं वाइट कलर ऊपर ले आऊँगा, एक्स भी यूज़ कर सकता हूँ शॉर्टकट की। अब मैंने यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, लेकिन मुझे इसके बीच में गैप चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड और कंट्रोल ऑल्ट जेड किया। कंट्रोल ऑल्ट जेड होता है मल्टीपल स्टेप बैक जाने के लिए, कंट्रोल जेड होता है वन स्टेप बैक जाने के लिए। तो यहाँ ब्रश की सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और इसकी स्पेसिंग इंक्रीज कर देंगे। ब्रश टिप पे क्लिक होना चाहिए आपको, यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्लिक किया मैंने और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बन गया। अब फिर से यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये बन गया। अब इसमें इमेजेस लगानी है, तो इमेजेस लगाने के लिए मैं फिर से जाता हूँ और वही सेम इमेजेस को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो कंफर्म किया, कंफर्म किया, कंफर्म किया, तीनों लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रेस्टराइज किया और कंट्रोल टी प्रेस करके इन सबका साइज़ एक साथ छोटा भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लगाया इसको, माउस परफेक्ट नहीं चल रहा, कंफर्म कर दिया इसको। ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देता हूँ जिससे कि लेयर वाइज सेलेक्ट करके ड्रैग करके चीज़ें निकाल सकूँ। एक और इमेज लगा दिया, अब नीचे वाला इमेज लेते हैं। क्योंकि मैंने ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर रखा है तो मैं लेयर यहाँ से सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, अदरवाइज ऑटो सेलेक्ट ऑन होता तो जिस भी क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट पे तो उसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। तो कभी कभी वो टूल यूज़ में आता है, कभी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टूल्स को एनेबल डिसेबल करते हैं। अब इसी इमेज की डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करने से डुप्लीकेट लेयर बन जाती है, कंट्रोल जे से ही बनती है, ऑल्ट के साथ माउस से क्लिक करके ड्रैग करने से भी बन जाती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाएंगे तो ये देखो मैंने बना दिया, अब एक रील बन गई। इन सब लेयर्स को, बैकग्राउंड को नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली लेयर्स को सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो मर्ज हो गई। अब ये बन गई एक लेयर, ठीक है। अब इस रील को मैं 3D लुक देना चाहता हूँ, तो 3D लुक देने के लिए क्या करेंगे कि कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वार्प में जाएंगे। सबसे पहले वार्प में जाने के बाद यहाँ कस्टम में हम ले लेंगे फ्लैग। फ्लैग लेने के बाद छोटा सा एंकर पॉइंट आ रहा है, इसको मैं ऊपर नीचे करके इसकी फ्लैग की डेप्थ ऊपर नीचे रिवर्स कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा डेप्थ को इंक्रीज़ कर दिया हल्का सा और कंफर्म कर दिया। तो ये भी फ्लैट लग रहा है। इसको मैं 3D बनाने के लिए क्या करूँगा, अगेन कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पर्सपेक्टिव में जाऊँगा। पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ से और यहाँ थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करते हैं। अब देखो 3D लुक आ रही है इसमें। थोड़ा सा रोटेट करके इसे नीचे कर दिया
आप किसी भी कैमरा स्टूडियो वगैरह के लिए अपने चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए कुछ बनाना चाहते हो, रील्स वगैरह का इफेक्ट तो बना सकते हो। अब एक और लेयर बनाया। अब किसी भी आर्ट वर्क के अंदर ना इंडिपेंडेंटली अगर कोई सिंगल आर्ट वर्क होगा तो इतना ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं लगती, तो आपको और ज़्यादा उसमें स्टाइल देने पड़ते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना पड़ता है। तो अब इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसके नीचे एक ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं। तो ड्रॉप शेडो ऐड करने के लिए मैंने एक नया लेयर बना लिया इसके नीचे, और ब्रश टूल लिया ब्लैक कलर का, सॉफ्ट एजेस वाला ब्रश लूँगा। स्क्वायर ब्रश था पहले से, इसको चेंज कर लिया, नहीं तो स्क्वायर्स आ जाते हैं। अब क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट वाले बटन से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ और सिंगल क्लिक किया यहाँ और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब मूव टूल लिया, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में गए, इसको भी एज बिल्कुल शार्प एकदम फाइन कर दिया इधर से, कंफर्म किया इसको, थोड़ा सा इसको रोटेट किया उसके अकॉर्डिंगली और इसका एज इससे मैच कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो ये देखो ये आ गया, इसके नीचे है। इसकी ओपेसिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि इतनी डार्क शेडो नहीं होती। तो देखो बन गया। अब बैकग्राउंड के अंदर मैं ग्रेडियंट दूंगा, इस बार लीनियर, पिछली बार रेडियल लिया था, इस बार लीनियर लूंगा। ग्रेडियंट की क्लास में एक बार और करा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी तो। ये देखो अब ये 3D लुक आ रही है इसमें रील में, जबकि है ना। तो हम ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं एज ए डिज़ाइनर कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम 3D सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके अलावा भी मैं आपको इतना ज़्यादा फोटोशॉप में बता दूंगा कि पूरी दीवारें बिल्डिंग की हिला दूंगा और बिल्डिंग पूरी मूव भी कर दूंगा फोटोशॉप में ही, ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी तो हमारी सेकंड क्लास है, तो ये बन जाएंगे ऐसे रोटेट करके ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाना, अच्छा सा बनाना है, एक रंगोली बनाना बहुत बढ़िया कलरफुल, ठीक है। मेरे को आज ही चाहिए आप लोगों से। और ये इस तरीके से 3D वॉल्स बनानी है, ठीक है, पर्सपेक्टिव यूज़ करके। एक ऐसा इफेक्ट बनाना है जैसे मास्क ऑफ, ठीक है। और उसके बाद ये क्यूब बनाना है एक 3D, फिर उसके बाद ये बनाओगे एक 3D रील, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। मैं एक और डिज़ाइन बनाता हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ 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 मैं बता देता हूँ। देखो जब एक नई फाइल बनाता हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेब साइज़ की ही ले लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्लास की। हाँ तो मैं आपको, हाँ तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हुआ कि जब ब्रश लिया, ब्लैक कलर ले रहा हूँ तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें गैप आ रहे हैं। गैप इसलिए आ रहे हैं जब ब्रश के बिल्कुल साथ में ब्रश की सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो जब मैं आपको ब्रश टूल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा बिल्कुल सिंगल एक टिक मार्क तक भी। लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि सेकेंड क्लास है तो ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ब्रश टिप में गए और ये स्पेसिंग होता है, तो यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग, ये प्रीव्यू दिखा रहा है नीचे, तो ये स्पेसिंग 0 होती है। तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, आप किसी भी ब्रश की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो, नॉट ओनली स्क्वायर। जैसे मैंने ये ब्रश लिया, अब इसकी सेटिंग्स में गया, इसकी स्पेसिंग भी इंक्रीज़ कर दी, तो यहाँ से मैं अब इस पर भी कर सकता हूँ। ऐसा आ गया। स्टिचिंग दिखाते हैं ना, जैसे डिज़ाइन बनाना है कपड़े पे, क्लोथ पे स्टिचिंग दिखानी है, फैशन डिज़ाइनिंग वाले हमसे पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी रियलिस्टिक स्टिचिंग बना देता हूँ मैं फोटोशॉप में, ठीक है। तब हम इसकी ब्रश की सेटिंग्स यूज़ करते हैं, मैं आपको भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो हमारी शुरू की, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो अब मैं एक और इफेक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, ठीक है। उसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट, वो भी इन्हीं टूल्स से यूज़ होगा। देखो मैंने अभी तक जितने डिज़ाइन बनाए सेम ही टूल्स यूज़ किए हैं, कोई ऐसा टूल यूज़ नहीं किया जो मैंने आपको नहीं बता रहा। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद जितने टूल्स आते हैं मैं सिर्फ यही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, और आपको भी इन्हीं टूल को यूज़ करना है। अगर आप कहीं से ही पढ़ते हो, नेट से भी कुछ देखते हो, तो आपको इन्हीं टूल्स को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हम लोग जो भी पढ़ेंगे साथ साथ पढ़ेंगे, ये नहीं कि आप कुछ और पढ़ रहे हो मैं आपको कुछ और करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, एक और डिज़ाइन बनाता हूँ जल्दी से। तो फाइल, एक नई फाइल बनाते हैं और वेब साइज़ की, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट। आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि इमेज बाहर आ गई फ्रेम में से, ठीक है। तो उसके लिए हम एक, मेरे पास इमेज है क्रिकेटर की। अब तो खैर मैं क्रिकेट देखता नहीं, पहले देखा करता था, ठीक है। तो ये, हाँ और क्या, अब कैमरा लेके खींचने जाना पड़ेगा वरना, अगर गूगल से ना निकालूँ तो। हाँ एनवाटो है, बहुत सारी हैं ऐसे हैं, फ्री पिक है।
तो बहुत सारी हैं साइट्स हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं लेता, नॉर्मली किसी से भी डाउनलोड करता हूँ। बट हाँ, अगर मुझे कोई प्रोफेशनल वर्क करना है या मैं किसी का डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो मुझे कॉपीराइट का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं रैंडमली कोई भी इमेज नहीं ले सकता, उस इमेज पे कॉपीराइट का आ सकता है इशू। तो बेटर ये कि आप वहाँ से इमेजेस डाउनलोड करो कि जहाँ से आपको उसका साथ में लाइसेंस भी मिलता है, या फिर उसकी रेफरेंस देनी पड़ती है। मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा आगे चल के, अभी बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप नए हो ना, अभी आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी। अब मैं बना रहा हूँ आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट। आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट मतलब कि ऐसा लगेगा इल्यूजन कि क्रिकेटर ग्राउंड से बाहर आ गया, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर मार्की लूँगा। रेक्टेंगुलर मार्की से मुझे करना क्या है कि इस इमेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इस इमेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उस दोनों के पर्सपेक्टिव आपस में डिफरेंट होने चाहिए। उन दोनों के पर्सपेक्टिव, यानी एक इमेज को दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों के पर्सपेक्टिव अपोजिट कर देंगे, तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा और है उसी इमेज का पार्ट, ठीक है। देखो बना के दिखाता हूँ तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कि एक रेक्टेंगुलर मार्की लिया, अब जैसे मैंने एक सिलेक्शन बना लिया, मैं इस सिलेक्शन को मूव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जब सिलेक्शन को मूव करने की बात आती है या सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात आती है, तो वो नहीं कर पाते, फिर वो दोबारा से नया सिलेक्शन बनाते हैं। बट व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू मूव दिस सिलेक्शन ओनली, आई डोंट वांट टू क्रिएट ए न्यू सिलेक्शन, आई वांट टू मूव दिस सिलेक्शन। एनीबडी हैज़ एनी आइडिया तो हाउ टू मूव दिस सिलेक्शन। इस सिलेक्शन को मूव करना है, कैसे करूँगा। स्पेस के साथ तो बनाते हुए कर सकते हैं। जब हम बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग वी कैन बिना लेफ्ट माउस बटन छोड़े सकते हैं। अब मैं लेफ्ट माउस बटन छोड़ चुका हूँ, यानी पतंग की दौड़ काट दी है, तोड़ दी है। तो अब कैसे पकड़े उसको, काबू लाए। अब इसको मूव करना है, सिलेक्शन को कैसे मूव करेंगे। मैं बताता हूँ। अगर मैं मूव टूल लेता हूँ, जो भी सब चीज़ मूव करने के लिए मूव टूल होता है, तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा चला जाएगा इमेज का। तो इसीलिए कोई भी इसे मूव नहीं करता सिलेक्शन को, ठीक है। अरे यार कहाँ गई, उस स्टेज तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक चाहिए। चलो ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्शन को पहले तो हटा दूँ, दोबारा से बना देते हैं। तो सिलेक्शन मूव करने के लिए करना क्या होता है बता रहा था मैं। सिलेक्शन मूव करने के लिए आप कुछ भी नहीं करना, आप सिलेक्शन टूल लोगे कोई सा भी, और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ से देखो मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आप एरो कीज से भी मूव कर सकते हो। तो आप सिलेक्शन कैसे मूव कर सकते हो कि आप कोई भी सिलेक्शन टूल लोगे, उस सिलेक्शन टूल की फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। इन पे करोगे तो ऐड करना स्टार्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये इंटरसेक्शन कर देगा। हमें फर्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और अब हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके पर्सपेक्टिव चेंज करने हैं, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ। तो क्या होगा, पूरी इमेज के पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव चेंज करने हैं, जिससे कि ऐसे लगे वो पीछे की तरफ जा रही है इमेज। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे। सेलेक्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से लोगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। कंट्रोल टी प्रेस नहीं करोगे, आप करोगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में भी वही हैंडल्स बने हुए आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, और अब मैं मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन गया है, इमेज पे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखना इसको, बहुत टाइम सेव होता है। तो आपको बार बार नया सिलेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने इतना सिलेक्शन बना लिया, इस तरीके से इमेज पीछे की तरफ जा रही है ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया और ये कंफर्म कर दिया। अब इसी सिलेक्शन की मुझे एक डुप्लीकेट लेयर चाहिए। ये लेयर सिलेक्टेड है तो कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, तो ये इतनी एक लेयर बन गई नई। अब मुझे अपर बॉडी चाहिए, अपर बॉडी में सेलेक्ट करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल से।
तो मैंने इसकी अपर बॉडी, नीचे ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाए तो इसे रिमूव कर सकते हैं, बट उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, जितना हमने सिलेक्शन बना रखा है इसमें अपर बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से बनाना। जितना अच्छा सिलेक्शन होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे टाइम स्पेंड करके बनाओ। अभी बना लिया मैंने, ठीक है सिलेक्शन। अब इसकी भी डुप्लीकेट लेयर बनानी, तो कंट्रोल जे। तो अभी क्या हुआ कि एक प्लेयर की अलग से लेयर बना दी और ये ग्राउंड की बना दी, तो ऐसा बन गया, ये ग्राउंड और ये प्लेयर। ठीक है, प्लेयर पूरा नीचे तक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, बिल्कुल उतना ही नहीं है जितना ग्राउंड के, तो पैरेलल चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इसमें स्ट्रोक देना है चारों तरफ वाइट कलर की लाइन, क्योंकि जब भी कोई फोटोग्राफ लेके आते हैं फोटो स्टूडियो से तो उसकी वाइट बॉर्डर होता है ना, वाइट, हाँ तो वाइट ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं यार, वाइट पेपर का कलर होता है ना, कलर भी बच जाता है, ये भी देखो। तो यहाँ से जरूरी नहीं हर चीज़ के टेक्निकल आंसर ही हो। ठीक है, अब यहाँ से लिया सिलेक्शन और इसमें जाते हैं स्टाइल में, और इसमें देता हूँ मैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पे क्लिक किया और स्ट्रोक इतना अमाउंट, ठीक है, वाइट कलर देना है क्योंकि वाइट ही होता है फोटोग्राफ्स का। तो ये ले लिया, अब इसके वेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है, रीजन बिंग कि ये लेयर ऊपर है या नीचे है, तो ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाते हैं। तो अब ये बन गया थोड़ा सा। अब नीचे वाले लेयर को पकड़ते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और वैप, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दिया इसको, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करो इसको, और इसे कंफर्म कर दिया। नीचे वाले लेयर को भी ऑन कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर बनाओ और इसमें नीचे ड्रॉप शेडो देनी है। अभी दिख नहीं रहा कुछ, तो मैं एक ग्रेडियंट दे देता हूँ पीछे बैकग्राउंड में, सो दैट के दिखने लगेगा। इसको ग्रे कर देता हूँ, ब्लैक को, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे। अब ठीक है, मुझे नीचे शेडो का इफेक्ट देना है, तो ब्रश लेंगे सॉफ्ट एज वाला, स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और कलर ब्लैक है, 100%, 98% ओपेसिटी, फर्स्ट क्लास चलेगी। क्लिक किया और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दिया, क्योंकि गैप दे रखा है, तो कंट्रोल जेड और ऑल्ट जेड, और यहाँ सेटिंग्स में जाके इसके स्पेसिंग को ख़त्म कर देंगे। ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसकी ओपेसिटी रिड्यूस कर दो, कुछ ज़्यादा बन गया ऐसा। तो ठीक है, ऐसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन से आ गई, तो थोड़ा सा ठीक से कर रहे हैं ना, थोड़ा कुछ ज़्यादा नीचे जगह छोड़ी नहीं थी मैंने, फिर भी स्टिल लग रहा है। नीचे कर देते हैं हल्का सा और, ठीक है। अब मुझे इसकी और ओपेसिटी हल्की सी और रिड्यूस कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं प्लेयर को, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव, पहले वाले के पर्सपेक्टिव पीछे की तरफ किए गए थे, इसके बाहर की तरफ निकालने से। ठीक है, तो ये ओके कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि बाहर आया हुआ है ग्राउंड से, है ना। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप लिखोगे आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट, फोटोशॉप, तो ये आपको दिख जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक करोगे तो ये दिख जाएंगे, ये देखो वाटर डल गया, ये बाहर निकल गया, तो ये बाइक कैसे जा रही है। अब जैसे इसमें डस्ट भी निकल रही है, ये डस्ट भी निकल रही है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसके अंदर एक वो भी थी बॉल, इस बॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस किया तो इसकी भी डुप्लीकेट लेयर बन गई, और इस बॉल को सबसे ऊपर लेयर पे ले आते हैं, नीचे ऑफ कर दिया, ये आ गई, ये बॉल बाहर लगा दी। इसके ऊपर भी मैं फिल्टर में जाके स्टाइलाइज में विंड होता है, तो विंड चला देता हूँ इस पर, ओके कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एफ, तो ये बॉल निकल गई ऐसे।
कंट्रोल शो ट्रांसफर कंट्रोल, थोड़ा रोटेट सा कर दो हल्का सा, 6 जा रहा है तो इस तरीके से। किसकी डायरेक्शन? विंड की डायरेक्शन चेंज करने तो उसी में ऑप्शन आती है, जब फिल्टर में जाओगे स्टाइलाइज में विंड पे जाओगे तो नीचे ऑप्शन आता है ना, फ्रॉम द लेफ्ट राइट। हवा जो है राइट चल सकती है, लेफ्ट चल सकती है, आसमान से ज़मीन में नहीं गिर सकती है, ज़मीन से आसमान में नहीं जा सकती। तो इसीलिए दो ही डायरेक्शन होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा रीज़न हो गया कि जैसे हमें ऊपर की तरफ निकालना है या नीचे निकालना है, तो उसके लिए मैं और तरीका बताऊंगा। पहले उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, फिर विंड इफेक्ट यूज़ करो, फिर उसको सीधा कर लो। मैं अभी इसको, हाँ इसको मैं यूज़ करूँगा। अभी फायर इफेक्ट बनाऊंगा टेक्स्ट टू में ना, तो फायर निकलती है ना, किसी चीज़ से आग की लपटें निकलती हैं तो वो ऊपर की तरफ निकलती हैं, तो विंड इफेक्ट उसमें भी यूज़ करूँगा। तो अभी बहुत सारे, मैं ये बहुत सारे इफेक्ट सारे यूज़ करता रहूँगा, इतने सारे डिज़ाइन बनाऊंगा रोज़ ना कि आप लोगों को सारे टूल्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे, और इन्हीं डिज़ाइंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी आप लोगों को क्या क्या बनाना है कि ये रंगोली टाइप बनाना है, तो मैंने उसमें से लिया, तो आप अपने आर्ट वर्क बनाओगे, ठीक है। ये बना, ये भी प्रैक्टिस कर लोगे, ये ऐसा कुछ इफेक्ट बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्यूब बनाना है एक 3D, ये 3D रील बनानी है, और आपको ये आउट ऑफ फ्रेम इफेक्ट बनाना है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? तो, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से अभी, किसी को डाउट है? हाँ जी बोलो। कैमरा तुम्हारा नीचे हो रखा है, कोई बात नहीं, आप लोग पूछ सकते हो मेरे से कुछ ही पूछना चाहो तो। वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो भी क्लास कराई है। भाई देखो बताता हूँ,